ओके ओके उस दिन हम लोगों ने सेक्शनल फार्मूला देखा था कि मिड पॉइंट सेक्शन, या आप लोगों ने देखा था कि एक्सटर्नल बाई सेक्शन, इंटरनल डिवीजन था, इंटरनल डिवीजन था, या मिड पॉइंट था। ये सारी चीजें देखा था हमने, इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे किए थे। ठीक है ना। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइन। लाइन क्या होती है? अच्छा वो कोई बताएगा मुझे लाइन बनती कैसे है? लाइन बनती कैसे? जैसे इसी को लाइन बोलते हो ना, कुछ और बोलते हो? एक मैंने लाइन ऐसे ड्रा कर दिया, इसी को लाइन बोलते हो, कुछ और बोलते हो? राइट है क्या? इसी को लाइन बोलते हो? ये लाइन होती क्या? लाइन क्या होती है? किसी बात कुछ नहीं। दो जब क्या करते हैं, दो पॉइंट को मिलान कुछ अप्रोक्सीमेट चाहिए। तो क्या होती है ना, बहुत सारी पॉइंट्स होती है, बहुत सारी पॉइंट्स होती है। राइट है, फास्ट राइट है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को ना ज्वाइन करते हैं। अगर बहुत सारे पॉइंट्स को, एक तो हम लोग मैसेज करते हो, ठीक है, बोलते हो नहीं, मैसेज भी जाके देखना पड़ता है। तो जब हमारे पास बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं ना, ऐसे छोटे 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 पॉइंट अगर हमने ड्रा, अगर ये पॉइंट ड्रा करे ना ऐसे से, पास पास एकदम पास पास, तो ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट को अगर ये पास पास ज्वाइन करेंगे ना, तो एक लाइन बनती है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहले दो तीन पॉइंट तो नहीं विजुअल हो रहेंगे, अब मैंने बहुत सारी पॉइंट कर दी है। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होती हैं, जिनको मिलाने से आपकी क्या बनती है, लाइन बनती है। तो एक देख रहे हो आप लोगों ने, नीचे भी लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर भी लाइन दिखाई दे रहा है। आप लोगों को नीचे भी लाइन दिखाई दे रहा है और ऊपर भी लाइन दिखाई दे रहा है। बट इस लाइन और इस लाइन में डिफरेंस इतना सा है बस, कि यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस इतना सा, ये आपको सीधे से दिखाई दे रही है। सीधे से बनी कैसे है, इसके थ्रू बनी हुई है। बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट को हमने मिलाया है, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट को ज्वाइन किया है, इसके थ्रू ही हमें क्या मिला है, एक लाइन मिली है। इसी के अकॉर्डिंग किसी भी फिगर को आप बनाते हो तो पॉइंट से बनाते हो। पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। कोई डायमेंशन मतलब क्या होता है, न इसका लेंथ होती है, न इसका विड्थ होती है, न इसकी हाइट होती है। अगर ये कोई पूछे कि पॉइंट हैव अ लेंथ विड्थ एंड हाइट, इसका मतलब क्या होता है, इसका लेंथ विड्थ हाइट जीरो होती है, कुछ नहीं होता है इसका हाइट लेंथ विड्थ, सब जीरो होती है। ये होता है आपके पास लाइन पहले बनता है। इतनी बात समझ में आए क्या? अब इसी तरह से आप कभी भी लाइन देखोगे ना, आपने बोला अगर दो पॉइंट को बीच में, दो पॉइंट को बीच को, दो पॉइंट को मिल रहा है ज्वाइन करने वाली लाइन, तो क्या होता है, ये हमेशा दो पॉइंट क्यों बोला जाता है कि विदाउट पॉइंट का आप लाइन ड्रा कर ही नहीं सकते, इसलिए इसको क्या जाता है, पॉइंट बोला जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये आप लोग जानते होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आप लोग क्या जानते होंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस जानते होंगे आप लोग। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये क्या होता है, वाई एक्सिस। ये क्या होता है, नेगेटिव एक्सिस। तो मैंने इसको एक्स डैश एक्सिस से देता हूँ। ये नेगेटिव वाई एक्सिस है तो वाई डैश एक्सिस से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसको एक्स एक्सिस से ही डिनोट करता हूँ। अब सपोज करो कोई लाइन है, अगर कोई लाइन बनी है, अगर वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब कुछ, सपोज करो मेरा ये हैंड दिखाई दे रहा है ना भाई, इतना से यहाँ से इतना पार्ट, ये क्या है, लाइन मैंने मान लेता हूँ। अब इस हैंड को हमने अभी स्ट्रेट किया हुआ था, आपको ऐसे परपेंडिकुलर दिखाई देगा। मैं ऐसे कर दूं तो इसके बीच में एंगल कम हो गया, ऐसे कर दूं तो और बीच में एंगल कम हो गया। एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो गया क्या, दैट मीन्स कुछ एंगल पे इंक्लाइनेशन है क्या। तो हमने यही सपोज कर लिया, कोई लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, कोई लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, और उसके बीच का जो इंक्लाइनेशन है, जो स्टैंडर्ड एंगल होता है ना, ऑलवेज बनता है आपके एक्स एक्सिस के साथ। जो स्टैंडर्ड एंगल होता है, ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ आपका स्टैंडर्ड एंगल बनता है। तो जो स्टैंडर्ड एंगल होता है ना, वो थीटा होता है, तो किसके साथ होता है, ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ से मान लो
कि ये आपने थीटा बनाया है, ये आपने थीटा बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पे, चलो आगे और मान लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट मान लिया और एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ का पॉइंट दिया ए, यहाँ का पॉइंट दे दिया बी। ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। अब हमने लाइन का इक्वेशन लिखना है, हमें क्या करना है, लाइन का इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो लाइन का इक्वेशन लिखने से पहले ना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, नाम होता है स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने नॉर्मल चीजें देखा होगा कि अपने घरों में या चीजों में जब बनाते हैं हम लोग, तो कहते हैं कि जब पानी गिरने का होता है ना, तो कहते हैं थोड़ा स्लोप बना दो। थोड़ा स्लोप बना दो मतलब क्या, थोड़ा उसको स्ट्रेट मत बनाओ, थोड़ा कुछ ना कुछ एंगल पे बनाओ, ताकि पानी जो वाटर है ना, वहाँ वाटर का बहुत ज्यादा कंजम्पशन, मतलब वाटर बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हो पाए, वहां से वाटर इजिली क्या करे, निकल जाए, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या करते हो, तो स्लोप बनाते हो। आपकी जो रूफ होती है, छत होती है रूफ, उसको भी स्लोप बनाया जाता है। आपने रोड देखा होगा, रोड जब बनाया जाता है, जहाँ पे टर्निंग होती है, रोड की जहाँ पे भी टर्न होता है ना, तो वहां पे देखोगे तो आप एक तरह से ना ऐसे होता है, आप ऐसे देखोगे रोड, कभी भी हाईवे पे जाओ, हाईवे पे कभी भी टर्न लो आप, एक साइड से क्या होता है, ऊपर होता है, एक साइड क्या होता है, झुका होता है, इसका मतलब ये स्लोप होता है वहां से, ठीक है ना। वो स्लोप क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो आपकी गाड़ियां होती है ना, जो गाड़ी है ना, जो भी वैन है, वो जब चलती है ना, अगर वहां पे टर्न होना है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो तो बहुत दूर हो गई, उतना दूर नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ताकि आपकी गाड़ी जो है ना पलटे ना, उसलिए हम लोग वहां पे भी स्लोप बनाते हैं। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ, आप वहां पे भी स्लोप देखा होगा आप, तो वहां पे भी स्लोप होता है। रोड पे क्या होता है, स्ट्रेट रोड है तो उसके कॉर्नर में, बीच में, अगर ऐसे स्ट्रेट रोड है तो ऐसे बनता है, यानी बीच में क्या होता है, ये चीज ऊपर रहता है, ये पोर्शन क्या ऊपर रहता है, ये क्या होता है, नीचे होता है, यानी यहाँ पे भी क्या बनता है, आपका स्लोप बनता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या होता है, स्लोप, यानी कि किसी भी लाइन को बनाने के लिए यहाँ पे एक स्लोप की बात आती है, जो कहता है इंक्लाइनेशन, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है एंगल। तो हमने सपोज कर लिया अभी ये एंगल कितने पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब मैं बोला कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, x1 y1, यहाँ पे पॉइंट क्या है, x2 y2। अभी x1 y1 कब गया होगा, जब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना चला होगा आपने, x1, और यहाँ यही तो हुआ होगा ना, कब आया होगा, x1 y1 कोऑर्डिनेट तब आया होगा जब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x1 चला होगा, और यहाँ से x एक्सिस से इतना डिस्टेंस कितना हुआ, y1 चला होगा, तो आपको क्या मिला होगा, यहाँ पे y1, यहाँ पे क्या मिला आपके पास, x1 मिला। सिमिलर आपको x2 y2 कब मिलेगा, x2 y2 कब मिलेगा, कि जब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना चलोगे, x2 चलोगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या चलोगे, x2 चलोगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से पूरी डिस्टेंस x2 मिलेगी, और जब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चलोगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास y2 मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या मिलेगा आपके पास, y2 मिलेगा। समझ में आया क्या, पहले ये दोनों पॉइंट के बारे में समझ में आया क्या, ये पॉइंट क्या होगा x2, ये डिस्टेंस कितना होगा y2, ये डिस्टेंस कितना y1, ये डिस्टेंस कितना होगा x1। राइट है क्या, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, इतनी बात समझा क्या आप लोगों ने। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने एक लाइन बनाया, अगर मैंने एंगल यहाँ पे थीटा बनाया, तो यहाँ पे भी एंगल बनाएंगे, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो क्या एंगल दोनों थीटा थीटा ही होंगे क्या, अगर हमने यहाँ पे थीटा बनाया है तो यहाँ पे भी थीटा ही होगा क्या, अगर यहाँ पे बना देंगे तो यहाँ पे भी थीटा आएगा क्या, ऐसा होगा क्या, ऐसा ही होता है। आप कहीं पे पूरी लाइन पे कोई इंक्लाइनेशन एंगल है, आप यहाँ पे एंगल देखो, यहाँ पे एंगल देखो, यहाँ पे एंगल देखो, ये लाइन बस स्ट्रेट होनी चाहिए, बाकी ना एंगल कहीं पे भी देखोगे आप तो थीटा एंगल ही बनेगा, आपको एंगल चेंज नहीं होता है, ठीक है। एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है, अगर सेम है तो, अगर ये जो लाइन है ना, ये लाइन सेम है, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं पे भी एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, इनके पैरेलल, इसके पैरेलल ले लेना, इसके पैरेलल ले लेना, इसके पैरेलल ले लेना, इसके पैरेलल, जितने भी पैरेलल लाइन ड्रा करना आप ड्रा कर लो, एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। साइड को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से उसकी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करती है, कभी एंगल डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करता है। तो एंगल के लिए लेंथ का कोई वजह नहीं, लेंथ
साइड का क्या है, बड़ा है या छोटा है, एंगल जो है वही रहता है, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसका मतलब ये थीटा है, अगर मैं इसको इससे मिलाऊं, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे पेन होगी कोई और कलर की तो ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे मिलाएं अगर, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है ना, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये भी एंगल थीटा होगा, थोड़ा सीधा कर लो भाई, थोड़ा हो जाता है हाथ का कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब बताओ मुझे ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x2 है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x2 है, ये कितना है, x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, x2 माइनस x1 आएगा क्या, ये डिस्टेंस आपका क्या आएगा, x2 माइनस x1 आएगा क्या। तो ये पूरा डिस्टेंस x2 है, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, x2 माइनस x1 आएगा क्या। सिमिलर, अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, y2 है, ये डिस्टेंस क्या है, y1 है, ये डिस्टेंस कितना आएगा आपके पास, y2 माइनस y1 आएगा। ये दो चीज समझा के आप लोगों ने, बताओ इतना होगा कि नहीं होगा। अब ये चीजें जैसे ही हुई, तो अब बताओ अगर हम लोग tan थीटा लेते हैं, स्लोप, स्लोप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पहले स्लोप को देखो, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं या लिखते हैं tan। अगर tan थीटा कहीं लिखा गया है या m लिखा गया है, दोनों का मतलब क्या होता है, स्लोप ही होता है। स्लोप का मतलब होता है m, या tan थीटा लिखो आप, दोनों का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। जो थीटा होता है उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस, जो बच जाती है साइड वो क्या होती है आपके पास, जो बच जाती है साइड वो क्या होती है आपके पास, बेस हो जाती है। देखो परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये होगा, ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x। ये हो गया आपके पास स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन। ये हो गया आपके पास क्या, स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप मिल गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, स्टूडेंट इतनी बात क्लियर हुई था आपको। यस सर। तो पहले स्लोप नोट करो, लाइन का इक्वेशन लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में। इतना लिखो, स्लोप लिखो आप लोग।
नोट हो जाए तो बताओ आप लोग। हेलो। हम्म। तो इसको आप कॉन्सेप्ट को क्या नाम बताया आपने? लाइन? स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, ये चल रहा है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन हो गया ना? नोट हो जाए तो बताओ। हो गया ना? हाँ सर। चलो इसी पे एक दो क्वेश्चन करो लो आप। क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन joining the point 5 comma 2 and 1 comma joining the point 2 5 comma 2 and and 1 comma joining the point 5 comma 2 and 1 comma 6, find the slope of the line। इस लाइन का ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो किसी को होता है क्या? -1। -1, वेरी गुड, -1 आया। देख लेते हैं क्या हुआ। आप स्लोप m इज इक्वल टू लिखे थे, tan थीटा इज इक्वल टू लिखे थे, तो ध्यान दो क्या लिखते थे, y2 माइनस y1, इसको कर लो x1, इसको कर लो y1, इसको कर लो x2, इसको कर लो y2, तो कर लो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, क्या आ जाएगा, y2 कितना हो जाएगा 6 माइनस y1 कितना हो जाएगा डिवाइड बाई x2 कितना आ जाएगा 1 और y2 x1 कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा +4 अपान -4, कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा माइनस, यानी स्लोप कितना आ गया आपके पास, समझ में आया क्या? स्लोप ऑफ द लाइन कितना आ गया, -1 आ गया। क्लियर?
हो गया। तो हो जाए तो बताओ ब्रो। हो गया नो? Yes, sir. आया क्या किसी का? देखो क्या दिया हुआ है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम कर लेते हैं, ये एक्सिस है जो कि क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। अच्छा, ये किस साइड कट किए होंगे? तो सिंपल सी बात है, दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस को एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट किया होगा दोनों, क्योंकि 2 और 3 क्या है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब हमने सपोज कर लिया एक कट कर दिया। एक्स को कहाँ पे कट किया है? 2 पे। 2,0 होगा क्या? क्या लिखते हैं हम? एक्स कामा वाई लिखते हैं। एक्स की वैल्यू कितना हो गई? 2। वाई की वैल्यू 0 क्यों हो गई? वाई की वैल्यू 0 क्यों हो गई? आज को लिखेंगे 0,6। बताओ ये कोऑर्डिनेट कितने लोगों को समझ में आया? जिसको समझ में आया वो एक्सप्लेन कर सकता है क्या, और जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है क्या? कोई ऐसा है स्टूडेंट जिसको समझ में आया कि ये पॉइंट कैसे हमने 2,0 और 0,3 ले लिया? सर एक्स एक्सिस पे y का मान 0 होता है। वेरी गुड। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है एंड वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो इसके थ्रू हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जो लिया है
क्या क्या, y की वैल्यू 0 लिया है, यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 लिया है, x की वैल्यू 0 लिया है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, अब तो आपको पता है स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो ले लो, इसको ले लो क्या, x1 y1, इसको ले लो x2 y2, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपन x2 0 माइनस 2 कितना माइनस 3/2, स्लोप होगा -0। चलो कुछ और देखते हैं, ये सब CHSL लायक क्वेश्चन था, CHSL लेवल का क्वेश्चन था, आपको मिल सकता है CHSL के एग्जाम में, इजीली मिल सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। नॉट प्रॉब्लम। हेलो हाँ हेलो, सर, -2 आएगा ना कि -3, आपने माइनस पर लगाया, क्या चीज, माइनस नीचे आएगा ना शायद 2 के साथ। तुम माइनस का प्लस का डिवीजन ही माइनस होता है, तो मैं -3 के साथ नहीं माइनस लगाया हूँ, वो माइनस यहाँ पे लगाया हूँ, ऐसा लिखा मिलेगा तो आपको ऐसे, ये जो डिवाइड वाला साइन है ना उसके सामने लगा होता है, इसका सही पोजीशन वही होता है, डिवीजन वाला जो साइन होता है ना उसके पास में लगा रहता है, हमने नीचे ऊपर नहीं लगाया है, क्योंकि वो माइनस का प्लस का डिवीजन का होता है माइनस हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। हो गया क्या, हाँ सर। हो गया सभी का, चलो यस सर। तो अब एंगल बिटवीन टू लाइंस देख लेते हैं, ठीक है ना, दो लाइन, फिर उसके बाद लाइन का इक्वेशन देखते हैं, जनरल फॉर्मेट देखते हैं लाइन के इक्वेशन का, क्या क्या लाइन हो सकती है वो सारी लाइन का देखते हैं, फिर वहां से स्लोप कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें। अभी हमने पॉइंट से देखा है स्लोप कैसे निकालने हैं। देखो दो लाइन के बीच का एंगल तो क्या होता है, पहले तो देखो अगर दो लाइन ऐसे हैं इनको क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल लाइन। अगर एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ये है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे देख लो, इसको क्या कहोगे आप लोग, परपेंडिकुलर लाइन। इसे क्या कहोगे, परपेंडिकुलर लाइन। ये हो गई पैरेलल लाइन एंड ये हो गई क्या, परपेंडिकुलर लाइन। तो चलो यहाँ से पहले एंगल बिटवीन दो लाइन के बीच में देख लेते हैं, दो लाइन के बीच में एंगल देखने के बाद इनका परपेंडिकुलर पैरेलल की कुछ कंडीशन आती है, उन कंडीशन को देख लेते हैं, तो वो भी हमें समझ में आएगा कि पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है। इसको रब कर दे, अब देखो क्या होता है, दो लाइन के बीच में स्लोप कम मिलेगा जब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दो लाइन के बीच में एंगल कब आएगा, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखो क्या होगा, अगर ये कोऑर्डिनेट है, अगर एक लाइन ऐसी आई, एक लाइन ऐसी, इस लाइन को मान लो L1 लाइन, इस लाइन को मान लो L2 लाइन, यहाँ पे एंगल मान लो अल्फा, यहाँ पे एंगल मान लो बीटा, समझा क्या, यहाँ पे एंगल मान लिया अल्फा और यहाँ पे एंगल मान लिया क्या, बीटा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, हमने मान लिया थीटा। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर आपने यहाँ पे थीटा क्यों निकाला, यहाँ पे क्यों नहीं थीटा निकाला, तो भाई मेरे
अगर ऐसा है, दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, कोई बताएगा? तो दोनों क्या इक्वल होते हैं, कोई बताएगा मुझे? 1 2 नाम देता हूं मैं, 1 2 3 एंड 4। ये दोनों इक्वल होते हैं, क्यों होता है, कोई बताएगा मुझे? ये 1 और 2 इक्वल होते हैं, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, इसकी वजह से ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो 3 और 4 भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल 1 हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की कंडीशन होती है, यानी प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल की, कि क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। अब ये भी बोल सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री बाय द लीनियर पेयर। बाय द लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से क्या होते हैं? इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो देखो, एंगल अगर 4 आपको आइडिया है, एंगल 1 फाइंड आउट हो जाएगा क्या? एंगल 4 अगर आइडिया हो गया आपको, एंगल 1 फाइंड आउट हो जाएगा क्या? क्योंकि एंगल 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे 180 डिग्री है, ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एंगल 1 की वैल्यू मिल जाएगी क्या? समझ में आया क्या? क्लियर? तब बताओ मुझे, इसका मतलब हम लोग ये थीटा यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, कहीं पे भी निकाले, मतलब क्या सेम हो। एक बार थीटा, एक एंगल आ गया, दो लाइन के बीच का एक एंगल आ गया, हम अदर जो एंगल्स हैं, अदर जो वैल्यूज है ना, हम लोग फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस बीटा होगा क्या? एंगल कितना होगा? 180 माइनस बीटा होगा क्या? राइट है क्या? ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस बीटा होगा। अब बताओ, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है क्या? अगर मैं बोलूं ए बी ओ, तो मैं ये ऐसा बोलूं कि ए बी ओ पॉइंट ऐसा मानो, तो क्या ए ओ बी क्या है? आपके ट्राइंगल बनने हैं क्या? अगर ट्राइंगल बनने हैं तो आप लोग जानते क्या हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा क्या? इसका अगर लाइन L1 है तो इसको मान सकते हो कि M1 स्लोप है, जो कि कितना होगा? tan अल्फा हो जाएगा। ये क्या लाइन L2 लाइन है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? M2 हो जाएगा। और इसको क्या बोल सकते हो? tan बीटा बोल सकते हो क्या? इतनी बातों में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? किसी स्टूडेंट का यहाँ तक कोई इश्यू है क्या? हमने भी सपोज किया, कुछ किया नहीं है, ठीक है ना? अब तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो बताओ, एंगल ए कितना है? अल्फा है। एंगल बी कितना है? 180 माइनस बीटा है। एंगल ओ कितना है? थीटा है। आपको ये निकालना था। 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा? तो एंगल एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा। दोनों साइड tan ले लो तो क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। tan a माइनस बी का फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये होता है क्या? स्लोप ही तो होता है ना। ये लग जाता है मॉड। मॉड क्यों लग जाता है? क्योंकि आप tan अल्फा माइनस tan बीटा करो, या tan, चलिए यहाँ पे प्लस tan अल्फा माइनस बीटा करो, या यहाँ पे tan बीटा माइनस अल्फा करो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। अब यहाँ पे बताओ, tan बीटा इज इक्वल टू कितना है? M2 है। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? M1 हो गया, डिवाइड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 हो गया। ये क्या मिल गया आपके पास? tan बीटा मिल गया, यानी स्लोप मिल गया क्या? इज इक्वल टू M। ये क्या मिल गया आपके पास? स्लोप मिल गया। M इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 होता है। ये हो गया आपके पास दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला का बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन का स्लोप दिया है, आप पूछ देखिए एंगल कितना बनेगा तब बता सकते हो। अब कंडीशन देखो, कंडीशन के लिए जगह नहीं बची है, पहले इतना नोट करो, फिर कंडीशन बताता हूँ मैं। पहले आप लोग इतना नोट करो,
पहले आप लोग इतना नोट करो। पहले इतना नोट करो आप लोग, फिर कंडीशन देखते हैं। हो गया नोट आप लोगों का? हेलो हुआ क्या आप लोगों का? हेलो हेलो, सर, वो सेकंड लास्ट स्टेप में वो अपॉन में 1+10 कैसा है? क्या चीज? तो सेकंड लास्ट स्टेप में जो आपने देख 1 लो। प्लस लिखा लिखा है ना अपॉन में। कहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फा अपन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। हाँ ये फार्मूला होता है tan e माइनस बी का। ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला होता है tan e माइनस बी का। नोट हो गया हो तो हम लोग कुछ और देखें, इसका कंडीशन देखें। क्या बोल रहे हो आप लोग? नोट हो गया क्या? यस सर। इसको थोड़ा सा नोट
अच्छा, दो लाइन में एंगल कब बनता है? दो लाइन के बीच में एंगल कब बनेगा? जब दोनों लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट, जब दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे तब उनके बीच में एंगल बनेगा, अदरवाइज एंगल नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं बोलूं कि चलो बताओ ये एक लाइन है, एक लाइन ए है, इनके बीच में बताओ, ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा बताओ? कितना एंगल बनेगा इनके बीच में? हाँ स्टूडेंट, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा इन दोनों लाइन के बीच? इनके बीच में तो एंगल 0 बनेगा ना। दो लाइन है, दो लाइन ऐसी लाइन है, ये लाइन दो दिखाई दे रही है, ऐसे देखो कोई ऐसी लाइन दिखाई दे रही है, ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। जब कभी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तभी आपके दो एंगल, दो लाइन के बीच में एंगल बनेगा, तभी एंगल बनेगा ही, अदरवाइज एंगल कभी नहीं बनेगा। एंगल आपको तभी मिलता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तब मिलता है एंगल, अदरवाइज कभी भी एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर ये तो पैरेलल लाइन है, ये तो पैरेलल लाइन है, ऐसे ही जाएंगे जहां ले जाना चाहो वहां तक, और कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही इंटरसेक्ट किया इनके बीच में 4 एंगल बनना शुरू हुए, 4 एंगल आपके बन गया। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं है ये एंगल कभी नहीं बनेगा। तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, दो लाइन पैरेलल लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनके बीच में जो एंगल थीटा बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री। कितना बन जाएगा? 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ से लूंगी tan थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू 1, m1 इंटू m2। आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, नहीं आ रहा। वॉइस आ रही है आप लोगों को? अब भी आ रही है सर। ओके ओके, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने क्या कर दिया, दो लाइन पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल लाइन है, दो लाइन पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा? 0 बनेगा। थीटा 0 हो गया, थीटा की वैल्यू 0 रख दिया हम लोगों ने, तो कितना बन गया यहाँ पे? tan 0 डिग्री इज इक्वल टू, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में? tan 0 की वैल्यू होती है 0। जिन लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसको मिला होगा tan 0, जिन लोगों ने कभी देखा होगा उसको भी मिला होगा, जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग आगे पढ़ेंगे तो उनको भी मिल जाएगा। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो 0 होती है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 हो जाएगा। फाइनल क्या हो जाएगा? m2 इज इक्वल टू m1 को हम लोग क्या कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कि पैरेलल लाइन की कंडीशन, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? m2 इज इक्वल टू m1 होती है जब दो लाइन पैरेलल है। जब दो लाइन क्या है आपके? पैरेलल है, तो इस पैरेलल लाइन की कंडीशन, पैरेलल लाइन। चलो इधर आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग आगे ये देखना है परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी। देखो दो लाइन तभी परपेंडिकुलर, फिर से वही बात आती है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तभी परपेंडिकुलर होती है, अदरवाइज नहीं होती। इसका मतलब कि एक लाइन ऐसी होती है, एक लाइन ऐसी,
एक लाइन अगर ऐसे दिया हुआ तो दूसरी लाइन क्या हो, ऐसे इनके बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक, यानी कि दो लाइन, एक लाइन ऐसी हो एक लाइन ऐसी हो, अगर ये दो लाइन दिखाई दे रही है तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। अगर ये दोनों ऐसी हो गई तो परपेंडिकुलर नहीं, यानी कि बीच में दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, कि क्या होंगे आपकी परपेंडिकुलर लाइन। यानी थीटा, इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। अगर थीटा 90 हो गया तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप फिर से क्या जानते हो, m1 माइनस m2, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। बताओ थीटा की वैल्यू कितना रखोगे आप लोग 90 डिग्री, तो tan कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हुआ m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। अच्छा tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोई तो बता दे, 1 होती है। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोई तो बताए यार, किसी ने ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास अटेंड नहीं किया है क्या यहाँ पे, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्रिक की क्लास अटेंड किया हो। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, किसी ने तो मैसेज क्या किया हुआ है, नॉट डिफाइंड, ओके नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, ओके। तो नॉट डिफाइंड होती है ना, नॉट डिफाइंड को कैसे लिखते हैं, नॉट डिफाइंड को कैसे लिखते हैं, देखो एनडी को है, नॉट डिफाइंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं इनफाइनाइट। भाई आता कैसे है, जब हम किसी नंबर में जीरो से डिवाइड, ये आता कैसे है, जब हम किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही आएगा, यानी कि हम लोग इनफाइनाइट की वैल्यू 1/0 डायरेक्ट लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। 1 अपन क्या हो जाएगा ये 0, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 प्लस इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ गया, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ये हो गया परपेंडिकुलर की कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन हो गई। और ये क्या हो गई पैरेलल लाइन की कंडीशन। दोनों कंडीशन आप लोगों को समझ में आया क्या, कि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होगी और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या होगी इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, in case of coordinate geometry in the line। इतना समझ में आया क्या, दो कंडीशन थी, हमने कंडीशन बता दिया। नोट करके बताओ आप लोग।
हो गया? सर नोट हो गया? यस सर। ओके स्टूडेंट, एक एक घंटे आप लोग लेट आते हो, अभी कौन ज्वाइन हुआ है? 1 आवर्स आप लेट आ रहे हो, बताओ कैसे हुआ? क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन लिखो। एक एक घंटे लेट काफी लेट हो जाता है स्टूडेंट, इतना मत लेट किया करो आप लोग। अपना रूल्स रेगुलेशन बनाओ, मुझे कितने टाइम पे आना है, कितने टाइम। फायदा क्या होगा फिर आने का? जब आपका कंसेप्ट ही नहीं बनेगा तो क्वेश्चन करने के लिए आ रहे हो। क्वेश्चन का ऐसा है तो बुक में रिफर कर दे रहा हूँ, आप लोग बुक जाओ ले लो, करो क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? बहुत सारे बुक है मार्केट में, कितना क्वेश्चन? कंसेप्ट तो पहले एक बार क्लियर कर लो। द वैल्यू ऑफ ए क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ई show that of a so that the line so that the line तो पहले क्वेश्चन लिख लो आप लोग, थोड़ा सा इस पे छोड़ देना। क्वेश्चन लिख के थोड़ा सा इस पे, लाइन x plus 3y minus 8 is equal to 0 and ax plus 12y plus 5 is equal to 0 are parallel. ऑप्शन ए लिखो 0, बी ऑप्शन लिखो 1, सी ऑप्शन लिखो 4, डी ऑप्शन लिखो -4। क्वेश्चन लिख के थोड़ा सा ऑप्शन छोड़ दो लोग, थोड़ा सा एक और चीज समझ। अब हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जिन लोगों ने देखा होगा उसमें लीनियर इक्वेशन का हमने जनरल, लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है ना, वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू समथिंग निकालते हैं, वहां से हमें लिखता है स्लोप और मिलता है इंटरसेप्ट मिलता है। तो यहाँ से देखो, अगर बी वाई अगर हम लोग करें तो क्या होगा? -x माइनस सी, क्योंकि ए एक्स को हमने राइट हैंड साइड में लगा, सी को भी क्या किया? राइट हैंड साइड में लेके गए। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? -a/b इंटू एक्स माइनस c/b। हमने क्या किया? b से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया? b से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? by इज इक्वल टू -ax माइनस c, ठीक है ना? ये लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। और फॉर्मेट जितना है इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग देखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। और जितने इक्वेशन है ना वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना, क्या क्या इक्वेशन है। बट जहाँ इतने आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है ना? तो बी वाई इज इक्वल टू -ax माइनस सी होता है। हमने b से दोनों साइड डिवाइड करेंगे ना, -a/b x माइनस c/b होता है। तो देखो क्या होगा यहाँ से, इस लाइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? mx प्लस सी। लाइन को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? mx प्लस सी लिख सकते हैं। लाइन को हम लोग लिख सकते हैं mx प्लस सी, वेयर m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू, अगर यहाँ से कम बाई बी आई है क्या, एंड c क्या है? y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट है। तो देखो कितना है? -c/b आया है क्या? तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? b होता है। इतना लिख लो आप लोग। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आप लोग हेडिंग डाल लो,
जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax plus by plus c is equal to 0, then by is equal to minus ax minus c, y is equal to minus a by b, x minus c by b, so y is equal to mx plus c, where माइनस ए बाई बी दोनों से कंपेयर किया तो माइनस ए बाई बी आया। c इज इक्वल टू होता है y, c इज इक्वल टू होता है y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस c बाई b। इसका मतलब है कि आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन से, इस जनरल इक्वेशन से आप कंपेयर करके ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल सकते हो, b की वैल्यू निकाल सकते हो, c की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपसे इंटरसेप्ट पूछा है तो माइनस c बाई b कर दो, आपसे अगर पूछा हो स्लोप तो माइनस ए बाई बी कर दो तो आपको मिल जाएगा। समझ में आया क्या? इतनी बात क्लियर हुई? समझ में आया क्या? इसको नोट करो, फिर मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चन को करना आप लोग। इतना नोट करो, क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो, इतना नोट करो। जो कर्ली ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है ना पार्ट, वो कर्ली ब्रैकेट वाला को नोट करो आप लोग, फिर और चीजें मैं बता रहा हूँ। इतना नोट हो जाए तो बताओ। इक्वेशन ऑफ लाइन में बस हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन देखा। नोट हो जाए तो बताओ। आंसर इज इक्वल टू 4 कोमल वर्मा। ठीक है, देखते हैं, अभी तो आंसर पे हम लोग नहीं गए, देखते हैं आंसर कितना था। नोट हो गया आप लोगों का? यस सर। ओके, तो स्टूडेंट देखो, जैसे मैंने बोला कि एक ना मैं जनरल इक्वेशन लेके ना आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, अगर एक जनरल इक्वेशन में ले लो ऐसे, मान लो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बताओ, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x से पहले यहाँ पे कितना 1 है, तो a की वैल्यू कितना होगी 1, b की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 एंड c की वैल्यू माइनस 3। अब आपसे क्या बोलेगा, स्लोप पूछेगा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप क्या लिख दोगे माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए की वैल्यू कितना है 1, बी की वैल्यू कितना है 2, तो माइनस 1/2 आ गया स्लोप। आपसे बोल रहे इंटरसेप्ट कितना होगा, तो माइनस सी कितना माइनस 3 बाई बी कितना 2, तो कितना होगा 3/2। समझा कि नहीं समझा कि कैसे अगर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है तो वहां से स्लोप या इंटरसेप्ट निकाल सकते हो आप लोग। बताओ, कितना क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? यस सर। क्लियर? चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, और बस चलो इस क्वेश्चन को मैं बता ही देता हूँ, ठीक है ना। एक की कंडीशन बता दूंगा, नेक्स्ट तो आप लोग कर ही लोगे क्वेश्चन। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या बोला है कि दो वैल्यू ऑफ ए सो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ लाइन क्या है पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है। तो स्लोप की कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा था कि दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप उनके क्या होते हैं सेम होते हैं, दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप सेम होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट लाइन का इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। इस स्लोप को मानते हैं माई m1। m1 क्या होता है, अभी स्लोप क्या देखा आप लोगों ने माइनस ए बाई बी होता है ना, आप लोगों ने स्लोप क्या देखो माइनस ए बाई बी ना, यहाँ से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है
1 -1, बी की वैल्यू कितनी है तो 3, m1 की वैल्यू कितना आ गई -1/3 आ गई क्या, राइट है कि नहीं है, ये समझा कि नहीं समझा, ये समझा कि नहीं समझा आप लोगों ने? स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आया Yes, क्या, sir. m1 = ओके वेरी गुड। देखो इसी तरह से हम लोग क्या कर ले, सेकंड लाइन के स्लोप क्या है, m2 सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज चलते हैं m2, ये भी क्या होता है -a/b, a/b, m2 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितना होगी, x का कोफिशिएंट तो -a ही है, a ही है x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू कितना है 12, m2 = कितना हो गया -e/12। अब आप लोग क्या जानते हो, पैरेलल आप लोग क्या जानते हो, m1 = क्या होता है, m2 होता है, तो -1/3 = क्या हो जाएगा, -a/12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12/3 = a की वैल्यू कितना आ गई, a की वैल्यू कितना आ गई आपके पास 4। समझा क्या इस क्वेश्चन को, समझा सभी लोगों ने, या किसी को कहीं पे तकलीफ हो, कुछ भी बताएं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को, द वैल्यू ऑफ t फॉर विच द लाइन 3x plus 8y plus 9 is equal to 0 and 24x plus 3y plus 9 is equal to 0 are perpendicular each। ऑप्शन है -12, -9, -11।
-9 कोमल वर्मा। ओके, -9। और किसी का, और किसी स्टूडेंट का? और किसी स्टूडेंट का? सभी को समझ में तो आ रहा है ना? विकास यादव, ओके, वेरी गुड। नीतीश, सम्यक, वैष्णवी, भूमि, अर्चना, आकाश का। क्या हुआ, आप लोगों का नहीं हो रहा है? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या आप लोग कर नहीं पा रहे हो? दो चीज। चल देख लेते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ से फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका M1 निकालेंगे और इसका M2 निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, M1 निकालेंगे। अब बताओ मुझे क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या, -a/b होता है क्या? तो बताओ यहाँ से a की वैल्यू कितना आएगी, -3। अब b की वैल्यू कितना होगी 8, M1 कितना हो गया -3/8। नहीं समझ में आ रहा है ये तो बता दो आप लोग, मैं बता दूंगा कैसे आ रहा है। बस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और कंपेयर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो ये वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएंगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो मैं जनरल इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू ही रखा हूँ -3/8। और यहाँ M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -a/b फिर से होगा, तो क्या हो जाएगा M2 = क्या हो जाएगा, -a की वैल्यू कितना हो गई 24, तो -24 डिवाइड बाई b की वैल्यू कितना हो गई p। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे M1 × M2 = -1। M1 × M2 = क्या होता है, -1। एक किसके लिए होता है, फॉर परपेंडिकुलर। और किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर के होता है। वेरी गुड अर्चना, 9 -9 परफेक्ट है। लग रहा है कि आंसर -9 राइट। चलो 3 लोगों ने आंसर दिया, अच्छा लगा। सिमिलर एक क्वेश्चन और दूंगा, देखना आंसर आ जाना चाहिए सबका। 3/8 इंटू ये कितना है -24/p = -4। अब देखो स्टूडेंट ना, p का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या प्लस, तो 3 3 जा 9। ये p का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -p आएगा, तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p = -9। अगर दोनों साइड माइनस तो क्या हो जाएगा, -9 आ जाएगा। या क्या सभी लोगों ने? नोट हो जाए तो बताओ तो।
हो गया नोट? नोट हो गया क्या आप लोगों का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख। द वैल्यू ऑफ ए so that line joining P minus 2 comma 5 and Q 0 comma minus 7 and the line joining A minus 4 comma minus 2 and B 8 comma A are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, are perpendicular to each other is ऑप्शन है -1, बी है 5, सी है 1 और डी है। इसमें ये की वैल्यू बताना। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग। सारा कुछ सीखा है आप लोगों ने, अभी आज की क्लास का है सब कुछ, पीछे कुछ भी यूज भी नहीं करना है थोड़ा। वैल्यू ऑफ स्पेस सो दैट लाइन ज्वाइनिंग -2 comma 5 0, कोई तो बताए।
जीरो, कोमल वर्मा जीरो, ऐसे ऑप्शन? अच्छा, ऑप्शन नंबर डी। और किसी का नहीं? विकास, आकाशा, वैष्णवी, निति, चांदनी, आपका भी नहीं है? चलो देखते हैं फिर क्या होता है इसका आंसर। क्या दिया? वैल्यू ऑफ पी सो दैट लाइन ज्वाइनिंग पी -2, -5 and q 0, -7 and the line joining -4, -2 and 8, a are perpendicular to each other। देखो दो पॉइंट है p एंड q है। इस पॉइंट ये है p एंड q जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ? -2, 5 एंड एक कोऑर्डिनेट क्या? q जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 0, -7। दोनों परपेंडिकुलर है इसके, एक लाइन ए बी इसके परपेंडिकुलर है, यानी ए लाइन ए है जिसका कोऑर्डिनेट -4, -2 है, एक लाइन बी है जिसका कोऑर्डिनेट 8, ए है। बस यही दिया हुआ है कि दोनों क्या है आपके? परपेंडिकुलर है। ये थोड़ा तिरछा बन गया लाइन, ये तिरछी बन गई है, समझ लो। मैंने हाथ से कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है ना? दिमाग मत लगाना आप लोग ज्यादा, तिरछा हो गया है, ठीक है? तो ये क्या है? दोनों परपेंडिकुलर है। तो बताओ अगर इसका स्लोप मैं मानता हूँ m1 और इसका स्लोप मानता हूँ m2, तो क्या बताओ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा कि नहीं होगा? m1 निकाल लो, कैसे होगा? m1 क्या आएगा? तो m1 क्या आता है आप लोगों के पास? x2 - x1 y2 - y1 अपन x2 - x1। आज क्या ही फॉर्मूला था ना स्लोप निकालने का फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करते थे, अगर दो पॉइंट गिवन है, लाइन का दो पॉइंट गिवन है, उसका स्लोप कैसे निकालते थे? y2 - y1 अपन x2 - x1। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो यहाँ पे। तो क्या कर लोगे? इसको कर लो x1, इसको कर लो y1, इसको कर लो x2, इसको कर लो y2। तो क्या हो जाएगा? y2 - y1 -7, y1 -5 डिवाइड x2 0 -2, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? m1 इज इक्वल टू -12/2, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12। तो कितना होगा? माइनस का m1 आ गया माइनस, m1 कितना आ गया? -। चलो m2 देखते हैं, m2 कितना आएगा? ठीक है, m2 के लिए देखते हैं। m2 के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं क्या? x1, एक का मान लेते हैं y1, एक का मान लेते हैं x2, एक का मानते हैं y1। अब ऐसा मत समझना कि यार x1 y1 ये भी है, ये भी x1 y1, ऐसे कैसे पॉसिबल? भाई दो स्लोप निकालना है, दो लाइन है, दोनों लाइन के लिए अलग अलग लाइन पॉइंट लेना है। इस पॉइंट के लिए, इस वाली लाइन के लिए जो पॉइंट है ना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इस वाली लाइन के लिए ना, ये x1 y1 है, ये क्या है? x2 y2 है। तो दोनों दो लाइन है, दो पॉइंट है अलग अलग, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दो लाइन को मिलाने वाले दोनों पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो देखो y2 - y1, y2 क्या है? 8 और y1 कितना है? -2, माइनस का 2 डिवाइड बाई क्या होगा? x2 - x1, x2 कितना है? 8 माइनस x1, x1 कितना है? माइनस का 4। m2 कितना आ जाएगा? a + 2 अपान 8, a माइनस माइनस क्या प्लस, अब 4 + 8 कितना होगा? 12। चलो अब अभी जैसे देखा कि यहाँ से m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना होता है? -1, तो रखो -6 इंटू a + 2 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से इससे कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा। तो क्या होगा? a + 2/2 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? a + 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लेके जाओगे क्या होगा? a की वैल्यू 0 है। a की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। समझा क्या आप लोगों ने? हेलो हाँ जी बोलो। तो -7 -5 प्लस वो माइनस कैसे है? कहाँ पे आराम से बोलो, आप क्या बोलो?
एमओ एमओ जहाँ पे एमओ, निकाल रहा है। हाँ तो -7 -5 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा ना, दोनों ऐड हो जाता है ना, माइनस माइनस 2 रहता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं ना। हाँ ऐड करते लेकिन माइनस भी रहेगा साथ में। हाँ साइन माइनस आता है ना, माइनस साइन के साथ ही ऐड होता है वो। नोट हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन दो मैं। नोट हो गया तो नोट हो गया क्या? हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। द एंगल बिटवीन द लाइन represented by the equation 2y minus root में 12x minus 9 is equal to 0 and root में 3y minus x plus 7 is equal to 0 is ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, डी। इसको बताओ आप लोग।
किसी का हुआ आया आंसर? किसी भी स्टूडेंट का आंसर आया क्या? सिंपल है, आपको स्लोप निकालने आता है, स्लोप निकाल लो, फार्मूला देख रहे हो m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, बस वो फार्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को इतनी भी जल्दी है कि आंसर भी नहीं देखना है, ठीक है, सोल्यूशन भी, तो सोल्यूशन देख ही लेते हैं। देखो क्या है, यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, m1 निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, m2 निकालेंगे, ठीक है। m1 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए बाई क्या होता है, बी आता है। m1 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए बाई बी आता है। अगर यहाँ से a की बात करें तो 2 आएगा, माइनस का बी की बात करें तो माइनस का 12 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। m1 को थोड़ा और इसको अच्छा बना दो, 12 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 4 इंटू 3 लिख सकते हो क्या? जब 4 इंटू 3 लिख सकते हो तो 2 अपन क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा क्या? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है m1 की वैल्यू 1/√3 होगी क्या? m1 की वैल्यू 1/√3 होगी क्या? चलो m1 मिल गया। सिमिलर इसी तरह से m2 के लिए कैलकुलेट कर लो आप लोग। m2 के लिए क्या होता है, माइनस ए बाई बी, इसमें भी होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है, √3, तो -√3 हो जाएगा, डिवाइड बाय बी कितना है, -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m2 की वैल्यू भी कितना आ गई, √3 आ गई। अब आप लोगों को m1 और m2 तो फाइंड आउट हो गया, अब जो है m1 इंटू m2 तो फाइंड आउट हो गया। अब क्या फाइंड आउट करोगे आप लोग, बस जस्ट इतना फाइंड आउट करना आपको कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, तो निकाल दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, m2 कितना है, √3 है, m1 कितना है, 1/√3 है, डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 1/√3 इंटू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जैसे कैंसिल करोगे तो ये तो दोनों कैंसिल, इनका एलसीएम लोगे तो √3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट तो हट जाएगा, -1 डिवाइड बाई √3, नीचे भी कितना बचेगा, 1 + 1 2 बचेगा, तो 2/√3 इंटू 1/2, इधर 2/1 है ना, तो रिवर्स होगा 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब tan थीटा कितना बच गया आपके पास, 1/√3। 1/√3 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा होगा वो देखा होगा 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, तो थीटा की वैल्यू कितना हो गई, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। समझा क्या, समझा, या किसी को कहीं पे तकलीफ है, प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो बताए। है किसी को कोई इशू? गॉट इट सर, ओके।
नोट कर लो आप लोग। नोट कर लो आप लोग। नोट हो जाए बताओ, एक क्वेश्चन होमवर्क ले देता हूँ। हो गया नोट? Yes, sir. चलो तो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देख ले हम लोग। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देख ले। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन। ओके, नोट हो जाए तो बताओ आपको। नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको एक बार ट्राई करके आना आप लोग, देखना इसका एंगल कितना आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन सीख के हम लोग इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन देखा हम लोगों ने, और कुछ नहीं देखा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन सीख। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।